हवा आएगी तो ये टरबाइन घूमेगा तो रोटेशनल स्पीड लेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इसको पावर कन्वर्टर के माध्यम से हम स्टोरेज के लिए या मेन ग्रिड तक पहुंचा देंगे। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब सर क्या हम इस विंड टरबाइन को केवल पंखे जैसा ही बना सकते हैं या किसी और तरह से भी बना सकते हैं? ये टेक्नोलॉजी का बहुत मुख्य सवाल है, क्योंकि सर इतनी बड़ी विंड टरबाइन लगाने के लिए तो हमें हवाओं की बहुत तेज आवश्यकता होगी। अच्छा, पवन ऊर्जा का ज्यादा उपयोग आपको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि पवन ऊर्जा में जो बड़े-बड़े ब्लेड लगे होते हैं, जो बड़ी-बड़ी टरबाइन लगी होती है, उनको चलाने के लिए हवा के तेज प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो फिर कहां लगाएंगे इनको? कोस्टल एरिया में लगा सकते हैं, बड़े-बड़े मैदानी इलाकों में लगा सकते हैं, तटीय क्षेत्रों में जहां समुद्र के पास से हवा आ रही है और ये पवन चक्कियां घूम रही हैं। इसलिए आपको ज्यादातर पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी उन राज्यों के आसपास दिखाई देती है जो तटीय इलाकों में मौजूद है, जिनके पास कोस्टल एरिया, जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना। और क्या सर ऐसा भी हो सकता है कुछ नए तरीके से ब्लेडों को डिजाइन किया जा सके? किया जा सकता है। जैसे एक तो थी 3 ब्लेड, एक हो सकती सिंगल ब्लेड, एक हो सकती डबल ब्लेड, एक हो सकती ट्रिपल ब्लेड, एक हो सकती मल्टीपल ब्लेड्स को माध्यम से बनाना, एक होती अपविंड, एक होती डाउनविंड, यानी एक में हवा आगे से आ रही है, एक में हवा पीछे से आ रही है, ऐसा भी लगाया जा सकता है। अब इनके घूमने के तरीके क्या है? ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी ऐसे ऐसे घूमेगा। अब वर्टिकल एक्सिस, क्या सर ऐसे भी घूम सकता है क्या? ये ऐसे भी घूमने के लिए डिजाइन किए गए हैं बहुत सारे उपाय। तो देखो यहाँ पर कुछ विशेष तरह के ये ब्लेड्स लगाए गए हैं। अच्छा, फ्रांस की एक कंपनी ने बहुत शानदार उपयोग किया है, उसका प्रयोग अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। फ्रांस की कंपनी है, उसने क्या किया कि वर्टिकल कुछ ब्लेड बनाए, और ब्लेड भी ऐसे नहीं कि बड़े भारी भारी ब्लेड हो कि उससे हाथ पैर कट जाए आपके, और बढ़िया एक सजावटी पौधा बनाया, एक पेड़ जैसा बनाया, पेड़। उस कंपनी का नाम है न्यू विंड, फ्रांस की कंपनी है, इसने फ्रांस में कुछ प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, ऐसा एक पेड़ बनाया और उस पेड़ के ऊपर ये ऐसे ब्लेड लगा दिए। ये ब्लेड कुछ ऐसा है, कैसा दिख रहा है आपको? इसको नाम दिया गया एरो ब्लेड। क्या कहा गया? एरो ब्लेड। और इस एरो ब्लेड के माध्यम से अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना, थोड़ी सी हवा तो ये घूमने लगेगा। यहाँ तक कि अगर आप फूंक भी मार दोगे तो भी घूमने लगेगा, यानी थोड़ी सी हवा में भी ये घूमेगा और करीब 3 मेगावाट 3 किलोवाट तक बिजली बना सकता है। 3 किलोवाट तक बिजली बना सकता है, यानी आपके एक दिन के घर का काम चल जाएगा, आपका एक एसी चल जाएगा। तो देखने में बड़ा सुंदर भी लग रहा है, सजावटी भी है, साथ ही साथ आपके घर के क्षेत्रों के आसपास लगाया जा सकता है, किसी गार्डन में लगाया जा सकता है। तो जो लोकल लेवल पर चलने वाली छोटी छोटी हवाएं हैं उनको भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी शायद भविष्य में ज्यादा बेहतर साबित होगी, क्योंकि इसके माध्यम से हम घरों में भी सोलर पैनल की तरह ही विंड एनर्जी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक चीज और समझना, इसका एक और शानदार तरीका है। मान लो आपने अपनी छत पर या अपने गार्डन में ऐसा कुछ प्लांट लगा दिया, बगीचे में या किसी पार्क में लगा दिया, तो एक तो ये घूम ही रहे हैं, दूसरा आपने से कुछ और भी ब्रांचेस निकाल दो ना और उसमें छोटे छोटे सोलर पैनल लगा दो, सबको डबल फायदा है। अगर हवा चली तो भी बिजली बनाएगा, अगर धूप बहुत अच्छी है तो भी बिजली बनाएगा। तो ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। अगर कभी मेंस में उत्तर लिखना तो इसका नाम कोड कर देना कि न्यू विंड नामक कंपनी ने एरो ब्लेड्स का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से घरों में या छोटे स्थानों में भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है सर, समझ गए। अगला, अब भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता है कितनी? क्योंकि सौर ऊर्जा के बाद अगर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे अच्छा कोई तरीका है तो वो यही है, विंड एनर्जी है। तो भारत की कुल स्थापित क्षमता हमारी लगभग 46 गीगावाट है और देश की कुल बिजली क्षमता का लगभग 7% है। और ये डेटा हमारे पास 2024 अप्रैल तक का है, ज्यादा अपडेटेड इतना ये बहुत है। विश्व में स्थान देखें तो भारत पवन ऊर्जा के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है, फोर्थ प्लेस है हमारा विंड एनर्जी के मामले में। और सरकारी टारगेट क्या है? 2030 तक हम वही 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि लगभग 100 गीगावाट तक हम पवन ऊर्जा से प्राप्त कर सके, जिसमें 30 गीगावाट हमारे तटीय क्षेत्रों में लगी हुई पवन ऊर्जा और बाकी छोटे लेवल पर पवन ऊर्जा का विकास कर सके। राज्य कौन कौन से आगे? जाहिर सी बात है, तटीय क्षेत्र में ही वो राज्य आगे होंगे जिनके पास कोस्टल लाइन है। तो गुजरात आगे है, इसने राष्ट्रीय बाजार की हिस्सेदारी 25% तक या इससे ज्यादा ले रखी है, लगभग 11 गीगावाट तक कुल क्षमता इसके पास लगाई हुई है। तमिलनाडु को देखो तो गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है, तो लगभग 10.5 गीगावाट के आसपास इसकी क्षमता है। और तीसरे नंबर पर देखेंगे अन्य प्रमुख राज्यों में तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब थोड़ा और ध्यान रखना, हम बार बार उन्हीं राज्यों की बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तटीय एरिया मौजूद है। अब क्योंकि राजस्थान के पास मैदानी एरिया ज्यादा है, जो बसावट है वो बहुत दूर दूर है, खाली स्थान बहुत है, रेगिस्तान बहुत है, यहाँ लगा दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, इन सबके पास कोस्टल एरियाज है। फिर सर बिहार में लगा लेंगे क्या? तो बिहार में ये वाला तो नहीं लगा पाएंगे, बड़ा वाला। बिहार में लगाने के लिए हमें एरो ब्लेड वाली टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी लगा लोगे, अपने घरों में भी लगा लोगे, तो टेक्नोलॉजी वो बहुत अच्छी है। ठीक, नेक्स्ट। तो सर रिन्यूएबल एनर्जी के नवीनतम स्रोतों में और कौन कौन से स्रोत आते हैं? अब इस वाले स्लाइड से आप लोग जरा समझे। हमने पहले बात की सोलर एनर्जी की, फिर बात कर ली विंड एनर्जी की, तीसरा शब्द है हाइड्रो पावर। सर हाइड्रो पावर क्या होता है? अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, हाइड्रो पावर बायोमास, जियोथर्मल, ओशनिक और हाइड्रोजन। एक दिन या कुछ दिन पहले बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया कुछ नेताओं का, बात समझ पा रहे हैं आप? पानी की सारी बिजली निकाल ली तो हमारे पास जो पानी आया वो तो वेस्ट आया। क्या लग रहा है, इसमें कोई लॉजिक है या बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बात को बहुत ही अनएब्स्ट्रैक्ट तरीके से कह दिया? इलॉजिकल बात है, क्योंकि पानी में कोई ऐसा थोड़ी पानी की ऊर्जा निकाल ली। भाई पानी के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कैसे होते हैं? पानी बह रहा है ना, बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है। तो मान लो इसको कहीं से गिरा दें, इस तरह से पानी को यहाँ से फ्लो से गिरा दें और यहाँ एक टरबाइन लगा दें ऐसे, तो टरबाइन क्या होगी? घूमने लग जाएगी। ये घूमने लग जाएगी तो उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होने लग जाएगा। अच्छा, विंड टरबाइन में भी तो यही हो रहा है ना, कुल मिला करके ये लगाया हुआ है, पंखा घुमाया, पंखे के पीछे एक मोटर लगी हुई है, मोटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। घुमानी हमें टरबाइन ही है, चाहे पानी की फ्लो से घुमाए, चाहे हवा के फ्लो से घुमाए, चाहे हम भूतापीय ऊर्जा से भाप बनाएं और भाप के माध्यम से टरबाइन घुमाएं, अंत में घुमानी टरबाइन ही है। केवल सोलर एनर्जी कुछ ऐसी तकनीक है जिसमें हम प्रकाश का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए अलग तरह से करते हैं। इन सामान्य तकनीकों में तो हमें टरबाइन घुमानी है, कुछ भी गिराओ, चाहे हाथ से बैठकर भी घुमाते रहो तब भी बिजली बन जाएगी, बस टरबाइन जैसा कुछ घूमना चाहिए। तो पानी गिरा, टरबाइन घूम गई, पानी आगे निकल गया, इसमें पानी की ऊर्जा कहां से निकल गई? बात समझ में आ गई आपको? अगली बार कोई ऐसी स्मार्ट बात करे। अब आपको पता है कि हमारी पृथ्वी और कोर है, कोर पे क्या है? गर्म मैग्मा ऊपर की ओर आता है और क्रस्ट तक पहुंचता है, और यहाँ पर क्या होता है? ज्वालामुखी बन जाते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया अलग अलग होती है, लावा की मोटाई के आधार पर होता है, लावा कितना गाढ़ा है, गाढ़ेपन के आधार पर शंकु आधारी या शंकुआकार ज्वालामुखी बनते हैं, कुछ बलियाकार ज्वालामुखी बनते हैं, वो सब संरचनाएं आपने पढ़ी है। अच्छा, कई बार लावा इतना पतला होता है, यानी मैग्मा इतना पतला होता है कि एकदम दरारी प्रक्रिया के माध्यम से बहता है, और मान लो बह भी कहाँ है? समुद्र के भीतर।
तो अभी हम ओशनिक एनर्जी की बात करते हैं तब भी इसी लावा से निकलने वाली हीट का यूज करेंगे, थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तब भी इसका यूज करेंगे। तो कई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर जमीन के नीचे बहुत गर्मी है, उष्मा है, हम उन क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे और उस क्षेत्र से निकलने वाली हीट का उपयोग करेंगे। करना कुछ नहीं, भाप बनाएंगे और भाप के माध्यम से भाप की शक्ति का उपयोग करके टरबाइन घुमाएंगे। टारगेट हमारा वही है, टरबाइन घुमाना, टरबाइन घूमेगी बिजली बनेगी। हालांकि जियोथर्मल एनर्जी अभी बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं है, अगर हम कंपेयर करें सौर ऊर्जा के या पवन ऊर्जा के, तो उनकी तुलना में बहुत कम उपयोग में आती है। उसके बाद बचा बायोमास। तो बायोमास एनर्जी को हम पौधों, जानवरों और उन सबके अवशेषों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे एथेनॉल बना रहे हैं ना। एथेनॉल, एथेनॉल क्या है? पेट्रोलियम में एथेनॉल मिला दिया, पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया। 20% E20 जो आप लोगों ने सुना है, E20 शब्द कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। यानी एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी, 100% प्योर पेट्रोल में 20% का एथेनॉल मिला दिया। अब कुछ दिन बाद सरकार का प्लान है कि E30 ले आएगी, यानी 30% मिलावट। तो E100 तक भी जा सकता है ना कि 100% एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है सर? एथेनॉल आप कह रहे हैं, एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक तरह का पेट्रोल ही मान लो, लेकिन जैसे पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि किसी जानवर, किसी जंतु, किसी पौधे के जो अवशेष हैं वो लाखों सालों से धरती के नीचे दबे रहे, बहुत ज्यादा तापमान मिला, बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, तो वो क्या बन गया? जीवाश्म ईंधन बन गया। लेकिन यहाँ पर जो जैव ऊर्जा है, बायोमास एनर्जी है, उसमें हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर पाएंगे। लाखों साल में तो पूरी इंसान की सभ्यता भी समाप्त हो सकती है, तब जाकर दोबारा मिलेगा। तो क्या करूं? अभी जो बायोमास पड़ा हुआ है उसी का रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग कर लो। तो हमने उठाया गन्ना, हमने उठाया मक्का, इनके माध्यम से जो जूस निकाला उसमें कुछ और कंपाउंड मिलाकर उसको एथेनॉल बना दिया। लेकिन सर एथेनॉल तो बन गया, गाड़ी चलाने के लिए इंजन भी तो चाहिए, और ऐसा इंजन चाहिए जो एथेनॉल से चल सके। तो इसलिए आप देखेंगे E20 की समस्या ये है कि जो पुराने वाहन है वो E20 के लिए कंप्लायंस नहीं है, एक तरह से मिलावटी पेट्रोल हो गया उसके लिए। तो वाहनों के इंजन में या टंकी में, टैंक में, कार्बोरेटर में आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम मिलेगी, और ये बड़ी समस्या है। पर कई लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है ना। ठीक है, अभी जो एथेनॉल को 100% तक ले जाएंगे तो फिर हमें ऐसे इंजनों की आवश्यकता पड़ेगी जो 100% तक काम कर सके। ठीक है, इसके अलावा बायोमास एनर्जी के भीतर हम पावर प्लांट्स भी बनाते हैं और बायोगैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस के अलावा सीएनजी का उत्पादन करते हैं, ये सभी इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और हाइड्रोजन ऊर्जा के भीतर हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, जहां पर फ्यूल सेल का उपयोग किया जाता है, और इसके माध्यम से हम एनर्जी का उत्पादन करते हैं और बदले में हमें H2O जैसी कुछ जल वाष्प प्राप्त होती है। इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में हम अगले कुछ सेशंस में कवर करेंगे। आज हमारा जो डिस्कशन था वो यहीं तक